इलास्टिक लिमिट क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड कर रहे हो, अब एक्सपैंड कर रहे हो आप उसको, तो एक्सपैंड कर रहे हो तो कभी ना कभी आप उससे फोर्स हटाओगे, तो फोर्स हटाओगे तो वो वापस ओरिजिनल शेप में आएगी, तो उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो एक इलास्टिक लिमिट में, विद इन द इलास्टिक लिमिट है, हमने लोड लगाया, लोड हटा देंगे तो वो इलास्टिक लिमिट में रहेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ निकल के आती है परमिसिबल स्ट्रेस की, वही चीज़ होती है परमिसिबल स्ट्रेस, कि आप कितना स्ट्रेस उसमें देना चाह रहे हो। अब आपने यील्ड स्ट्रेस तक दिया, उसको डिवाइड कर दिया काय से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, वही चीज़ जहाँ आप एक सेफ्टी लेके चल रहे होगे, मतलब एक रिजर्व स्ट्रेंथ लेके चल रहे हो, तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप डिवाइड करोगे। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होते हैं, अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग कंडीशन में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफरेंस लेते हो। जैसे कि फॉर अ मेंबर इन एक्साइल टेंशन, अब टेंशन क्या होती है यहाँ पे, टेंशन वही जो अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने कि रबड़ को आप एक्सपैंड कर रहे हो, आपने उसको छोड़ दिया, वैसे स्टील भी होता है ना। तो यहाँ पे जब आप रबड़ को एक्सपैंड कर रहे हो, है ना, तो क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब स्टील को अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लोगे, आप 1.67 लोगे। और वही चीज़ अगर आप बेंडिंग में करोगे, बेंडिंग मतलब आपने बीम जो डिज़ाइन करा, बीम जो भी है आपका, अगर उस पर लोड लग रहा है, अगर आप बेंडिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेके चलोगे, 1.50। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है हमको, हम जब भी डिज़ाइन करेंगे कोई भी चीज़, तो परमिसिबल स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए। अब हमने कल मेथड के बारे में डिस्कशन करा था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो हमने वही बताया था कि जो स्ट्रेस, जिस मटेरियल जो लोड आ रहा है उसी के लिए अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। देखो, इन द फील्ड आर वास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, hence the member will design such that they can resist the more and more load by actual we needed, size and cross section of member increase and higher decrease। देखो अब इसमें होता क्या है, हमने कल जैसे डिस्कस करा था पहले हमने, कि यहाँ पे क्या होता है कि वर्किंग स्ट्रेस जैसे बात हुई है, तो जो वर्क हो रहा है स्ट्रेस, जो उस पर एक्चुअल लग रहा है, उसी को हम मान के चलेंगे कि ये फेल हो जाएगा। जो लोड हमको डिज़ाइन करना है, हम ये मान के चलते हैं कि इसी लोड पे वो फेल हो जाएगा, तो हम उसको वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, मटेरियल की स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है ना। अब हमने उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगा दिया तो और रिजर्व आ गई स्ट्रेंथ हमारे पास, हम यील्ड स्ट्रेस को लेते चलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे में होता क्या है कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया, लोड टू द मेंबर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, वर्किंग स्ट्रेस। एक और डेफिनेशन दी है, यील्ड स्ट्रेस, जिसे एफ बाय बोलते हैं, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो यही परमिसिबल स्ट्रेस भी यही है ना। अब इसका मेरिट डिमेरिट हमने बात करी थी कि मेंबर कैन नॉट बी फेल इन फ्यूचर हैविंग लार्ज लाइफ स्पान। अब ये बहुत कम फेल होते हैं, जैसे कि हमने अंग्रेज़ों के स्ट्रक्चर्स बताए थे जो कम ही फेल होते हैं, है ना। जैसे हावड़ा ब्रिज आप देखते हैं, वो स्टील ब्रिज है, वो आज तक फेल नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया उसको बने हुए। डिज़ाइन जो होती है काफ़ी सिंपल होती है, क्योंकि आपने मान के चला है मटेरियल जो है इलास्टिक है, मतलब आप ये मान के चल रहे हो लोड हटा दिया तो वापस वो ओरिजिनल शेप में जाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है ना। द वेट ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीज, अब वेट बढ़ जाता है और अनइकोनॉमिकल पड़ता है। अब ये मेथड हम कब लगाएंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज अ डिज़ाइनर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको कौन सी मेथड कब लगानी है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आप कब लगाओगे, जब आपको सेफ्टी चाहिए होती है, जब आपको लार्जर लाइफ स्पान चाहिए, तब आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड लगाओगे। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है, मेन चीज़ आपको याद रखनी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब मटेरियल में आप किसी एक ऐसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हम मान के चलेंगे जैसे 10 है, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 से डिवाइड करें तो कितना है 5, तो हम ये मान के चलेंगे कि 5 पे वो न्यूटन पे फेल हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था। अब हम आगे चलते हैं, प्लास्टिक स्टेट और लिमिट स्टेट मेथड। वही जो हमने बात करी थी कल की, दो मेथड को लेके इस मेथड को हमने बनाया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, लोड के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में चले जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग लोड जो होता है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन में चले जाता है। और अगर आप क्या कहते हैं मटेरियल के लिए ले रहे हो,
तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ होगी। तो यहाँ पार्शियल इसलिए बोला गया है कि अलग अलग फैक्टर जो है मटेरियल और लोड के लिए अलग अलग ली गई है, ठीक है। अब परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर कैलकुलेट एज पर WSM। अब आप एक्सेल टेंशन क्या होती है कि इन कंप्रेशन, अब एक्सेल क्या होता है, एक्सेल कैसा होता है, स्ट्रेट, मतलब सीधा सीधा अगर लोड लग रहा हो तो, सीधा लोड अगर लग रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, अब जैसे कि हम यहाँ देखेंगे ये लोड है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक्चुअल लोड लगा ऐसे, ये अब ये क्या हो गया, सीधा लोड लग रहा है एकदम एक्चुअली, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन के साथ ही लग रहा है ये लोड, तो इसको एक्सेल फोर्स बोलेंगे। सिंगल फोर्स है, दो डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ये एक्सेल फोर्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेल स्ट्रेस, तो इस एक्सेल स्ट्रेस इन कंप्रेशन के कारण जो आ रही है वो क्या होगी, 0.6 FY लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आ गया 0.65। तो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जाएगी। अब ये कब लेते हैं, जब आप डिज़ाइन करते हो कॉलम का डिज़ाइन करते हो या स्टड का डिज़ाइन। अब स्टड क्या होते हैं, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये आपकी रूफ ट्रस हैगा, रूफ ट्रस पे ये वाला जो मेंबर हैगा, ये जो मेंबर्स देख रहे हो आप, एंगल मेंबर हैगा जो उसमें, इसको स्टड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को यूज़ करा जाता है 0.6 पे। फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस हमारी एक्सेल टेंशन और बेंडिंग के लिए वो सेम रहेगी। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन इज गिवन बाय, अब टेंशन के लिए भी यहाँ पे क्या ली गई है, 0.65 FY लिया गया है। इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़, इस चीज़ को याद रखना है। हम जब भी डिज़ाइन करेंगे ना, कभी अगर हम आपको ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके दिखाएंगे तो उसमें ये चीज़ जो है आपको याद रखनी कि कब कौन सा स्ट्रेस आपको कैसा लेना है। अब एज पर WSM देख लिया, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन। बेंडिंग क्या हो गया, बेंडिंग में जब आती है स्ट्रेस, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो फिर से एक बार, ये देखो अब हुआ क्या, ये बीम हैगा मेरा, अब यहाँ पे मैं लोड लगा रहा हूँ तो होगा क्या, ये बैंड होगा, ये बैंड होगा, किस तरीके से बैंड होगा, इस तरीके से बैंड होगा ये। तो आप देखिए डिफ्लेक्शन इसमें कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, आपने लोड लगाया तो ये डिफ्लेक्शन आ गया। तो जब आप स्ट्रेस जनरेट हो रही, कब, बेंडिंग में स्ट्रेस जनरेट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लेना है आपको। जब बेंडिंग स्ट्रेस आएगा तो 0.665 FY लेना है। जब मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन लेना है तो 0.665 लेना है। और यहाँ पे जब शियर में लोगे, शियर क्या होता है, शियर हम आगे और देखेंगे, वैसे यहाँ पे और आप देख लो, शियर जब आप किसी चीज़ को काटने की कोशिश करते हो, जैसे कि आपने देखा होगा ये मान के चलिए ये एक ओरिजिनल शेप है ये, अब इसको आपने काटने की कोशिश करी, ये क्या हो गया, ऐसे ब्रेक डाउन हो गया, कैसे, ऐसे ब्रेक डाउन हो गया, ये दो चीज़ों में ये। तो ये क्या हुआ, आपने लोड लगाया यहाँ पे लोड लगाया, यहाँ आपने लोड लगाया, तो ये क्या कर रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है इस चीज़ को, है ना, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ, क्रॉस सेक्शन के अबाउट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शियर बोलते हैं। शियर का मतलब ही काटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेस कितनी लोगे, यहाँ FY जो है ये यील्ड स्ट्रेस है जो हमने बात करी थी 30, है ना, ये वो चीज़ है ये, तो यहाँ पे FY आएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर इन WSM, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय, मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पे इन अब यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस थी कंप्रेशन में,
और बेंडिंग स्ट्रेस एंड टेंशन इज गिवन बाय। अब यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस एंड बेंडिंग गिवन दिया है, केवल इंक्रीज। अब यहाँ पे कब दिया है, जब आपका क्या कहते हैं एज पर डब्ल्यू एस एम। अब यहाँ पे कब आएगा, जब आपका विंड लोड अर्थक्वेक आर कंसीडर करा जाता है। आप इस चीज़ को कब लोगे, जब आप विंड लोड अर्थक्वेक लोगे। अब जितनी भी चीज़ हम ये बात करी यहाँ पे, ये दो चीज़ जो बात करी ये बेंडिंग के लिए थी, लेकिन यहाँ पे भी बेंडिंग के लिए क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक लोड और विंड लोड भी हमने कंसीडर करा था, क्योंकि 33% बढ़ जाता है अर्थक्वेक लोड और अर्थक्वेक और विंड लोड जब आप लेते होगे, है ना। और रिविटेड के लिए 25% और इंक्रीज करे आता है, तो ये चीज़ भी डिफर करेगी। फिर आगे चलते हैं हम, देखो डिफ्लेक्शन, परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिफ्लेक्शन क्या होता है ना। यहाँ पे आप सभी के मन में डाउट आएगा कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। ये डिफ्लेक्शन कुछ नहीं, ये वही चीज़ है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लोड लगाया, ये बीम है आपका, बीम को अब आपने क्या करा, डिफ्लेक्ट करा, मतलब कि लोड अप्लाई करा उस पर, ये हमने लोड लगाया उस पर, ये हमने उस पर लोड लगाया। अब ये कैसे होगा, डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट कैसे होगा, ये आपका डिफ्लेक्शन आ गया इसके अंदर, मतलब कि ये बैंड कर गया थोड़ा सा, ये इसका डिफ्लेक्शन आ गया। ये इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, तो आपने लोड लगाया, डिफ्लेक्ट होगा। हालांकि ये कर्व फॉर्म में डिफ्लेक्ट होता है ना। ये इसको एक बार हम वो डिलीट करते हैं। अब इसको फिर से देखिए एक बार, इंसर्ट यहाँ, ये देखो, अब ये देखो, ये डिफ्लेक्ट हुआ, आपने बीम लोड लगाया और यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन आ गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन हैगा, इस बीम को अगर आप कितना बैंड कर सकते हो, ये एक परमिसिबल लिमिट के अकॉर्डिंग होता है। परमिसिबल लिमिट कितनी होती है इसकी, स्पान की जो लेंथ होती है। अब ये जो बीम होता है, ये जो बीम है आपका देख रहे हो, ये बीम जो देख रहे होगे, ये जो आप बीम देख रहे होगे, ये जो सपोर्टेड है बीम, अब ये सपोर्टेड है बीम, अब ये सपोर्टेड बीम होता है, तो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, इस कॉलम से इस कॉलम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्पान बोलते हैं। तो जब हम आपको 325 से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा स्पान की लेंथ मान लीजिए एक मीटर हैगी, 1 मीटर है। अब आपने 1 मीटर को क्या करा, डिवाइड करा, यहाँ पे 1000 मीटर को आपने डिवाइड करा 325 से, तो ये कितना आया, 3.075 मीटर। अब इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्या आएगा, नहीं माना जाएगा। अगर ये ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये 3.25 3.076 आ गया, तो हम इसको क्या मान लेंगे, फेल मान लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफ्लेक्शन। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेक्शन। वही चीज़ क्या होती है, सपोर्ट्स में आती है। अगर आप हॉरिजॉन्टल, अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन था, अब पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय इट सपोर्टेड आर्ट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर क्रैकिंग। अगर आप क्रैक नहीं चाहते हो, आप चाहते ही नहीं हो कि हमारा जो बीम है उसके अंदर क्रैक आए, तो आप स्पान बाय 300 लोगे। और अगर आप चाहते हो द एलिमेंट आर, मतलब आप नहीं चाहते कि आप, और जब आप चाहते हो कि हाँ क्रैक थोड़ा बहुत आ सकता है, परमिसिबल आपने दे दिया, तो आप 360 से डिवाइड कर दोगे। तो ये एक अपर और लोअर लिमिट दी है इसके अलावा। तो ये वर्किंग स्ट्रेस में चल रहा था अभी हम जो बात कर रहे थे। वैसे ही गैंटर गडर होते हैं। गैंटर गडर कहाँ देखे आपने, गैंटर गडर वही जो हमने आपको बताया था कि स्टील स्ट्रक्चर होगा, उसको आपने मिक्स करके बनाया, मतलब प्लेट, दो प्लेट ली फिर उसको बनाया, जैसे कि चलो हम बना देते हैं।
अब ये क्या है, एक आई सेक्शन हैगा। आई सेक्शन क्या हैगा, इसी टाइप के गर्डर्स, इसी टाइप के बीम्स जो हैं डिज़ाइन होते हैं, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन होता है। अब आप देखने को आपको मिलेगा गेंटर गर्डर अलग अलग शेप के, इसी टाइप के शेप के आपको आई सेक्शन टाइप के आपको गर्डर्स देखने को मिलेंगे, तो इनमें भी डिफ्लेक्शन आता है। आगे चल के आप देखोगे तो ये 500 लिया जाता है, ठीक है, परमिसेबल डिफ्लेक्शन फॉर कैपेसिटी, है ना। तो ये 750 है, 1000 है, अलग अलग कंडीशन में। जैसे यहाँ क्रेन के कंपैरिजन में दिखाएंगे तो यहाँ स्पेन बाय 1000 दिखाएंगे, ठीक है। अब वर्किंग स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमने बात करी थी, एक्सल स्ट्रेस के लिए 1.67 लेते हैं, बैंडिंग के लिए 1.60 लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट, मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।